रेलवे में टेक्नीशियन पदों के लिए बहुत सारी भर्ती निकली हुई हैं, लगभग 9,000 लगभग ऐसा आंकड़ा है 9,144 ऐसा वैकेंसी टेक्नीशियन पदों के लिए निकली है, यानी बम्पर भर्ती। रेलवे में टेक्नीशियनों की आप कह सकते हैं कि बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो रेलवे में जो भर्ती ये निकली है पूरी ऑल इंडिया रेलवे के लिए निकली हुई है, अकेली किसी एक रेलवे बोर्ड के लिए नहीं निकली हुई है। तो ये पूरे ऑल इंडिया रेलवे में टेक्नीशियनों की 9,144 वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आपने भी किसी टेक्नीशियन जैसे कि ITI की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुआ है, तो आप रेलवे में इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रारंभिक तिथि है कब निकली है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो वैकेंसी है 9 मार्च को निकली हुई है, यानी 9/3/2024 को निकली हुई, और इसकी अंतिम तिथि जो है लिख के बता देते हैं हम आपको, जो वो है आपकी 9/3/2024, और इसकी जो प्रारंभिक डेट तो ये है। अब इसको जो अप्लाई करने के लिए अंतिम तारीख है, जिस तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है 8/4/2024, यानी 8 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो ये टोटल पद कितने हैं? टोटल पद हैं, हमने आपको बताया था 9,144 टोटल टेक्नीशियन। ये टोटल टेक्नीशियन के पद हैं, नॉन टेक्निकल पद नहीं है, ये टेक्नीशियन के पद हैं जिनके पास ITI है। ITI वाले लोग ही इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन पदों के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो इसके विषय में हम अपने इस वीडियो में फुल डिटेल से आपको जानकारी देंगे कि ये पद के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये पद क्या हैं, और इनमें आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और आपको क्या कितनी बेसिक यानी पेमेंट वगैरह कितनी मिलेगी, और क्या क्या काम करने होंगे रेलवे में। तो पूरी जानकारी इस भर्ती के विषय में हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं भी एक रेल कर्मचारी यानी दिलीप सोनी, मैं रेलवे में एक टेक्नीशियन के रूप में ही भर्ती हुआ था, पर अभी मैं टेक्नीशियन वाले डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। मैं अभी एक रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट, जिसमें कि आप जानते होंगे रेलवे के लिए जो टिकट सेलिंग करते हैं, टिकट बेचते हैं, रिजर्वेशन वाले, अनरिजर्व वाले, TT लोग होते हैं, इसको एक कमर्शियल डिपार्टमेंट, मतलब हम उसमें आ गए हैं। एक दूसरे एग्ज़ाम दे करके वैकेंसी निकली हुई थी, पर हमको टेक्नीशियन जो डिपार्टमेंट है इनका बहुत अच्छा अनुभव है, उसमें हमने 7 साल लगभग उसमें काम किया हुआ है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा ज़रूर इसमें कि आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे पढ़ना है, सब फुल इन्फॉर्मेशन, यानी उसमें काम क्या क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए, तो ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब इस वैकेंसी का जो नाम है, इसका नाम है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024, यानी रेलवे की जो बहुत सारी RRB की वेबसाइट होती हैं, मतलब रेलवे में जो वैकेंसी जो भर्ती करते हैं उनको बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। तो आपको क्या करना है, इसके लिए RRB की वेबसाइट पर जाना है। RRB की वेबसाइट पर जाना है और उसमें एक नोटिस होगा, क्या होगा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना 2/2024, उसको क्लिक करना है। नीले नीले अक्षरों में ऐसे ही लिखा होगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको उसकी पूरी डिटेल आपको पढ़नी है कि उसमें क्या क्या लिखा है। थोड़ा बहुत हम अपने इस वीडियो में आपको उसके विषय में बता देते हैं कि क्या क्या है। फुल डिटेल आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है, तो ये आपको इस पर क्लिक करना है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कि ये जो पद हैं टेक्नीशियन के, इसमें टेक्नीशियन के जो टोटल ये जो पद हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले है 9,144। अब ये किस किस की हैं वो हम बाद में आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन पदों के लिए भर्ती होने के लिए आपको, यानी आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आप कब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास योग्यता में क्या होना चाहिए, ITI।
चिंता मत करें, ऐसे पद बताऊंगा जिनके पास ITI नहीं है उनके लिए भी मौका है, पर उनके पास वो जो मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा वो तो होना ही चाहिए। बाकी जो नॉर्मल लड़के हैं जैसे कि BA वाले हैं या BCom वाले हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। तो जो लड़के ITI वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं या जो हम अभी और बताएंगे योग्यता 2 पदों के लिए, वो अगर आपके पास है तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है रेलवे में भर्ती होने का, यानी जॉब पाने का। सबसे पहले आप जॉब पाओ, फिर मन की जॉब आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो, यानी तैयारी करके जॉब पा करके भी आप अपने लिए, जैसे कि मैंने किया, पहले जॉब पाना था, जॉब पा ली, फिर उसके बाद जो अच्छा लगा उसमें जा सकते हैं, क्योंकि पैसे आने लगते हैं तो हम कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए योग्यता में? ITI अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे कौन से पद हैं इसमें जो बिना ITI के भी आप अप्लाई कर सकते हैं? तो वो जो 2 पद हैं उनके नाम है सिग्नल मेंटेनर की भर्ती, यानी सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। इसके लिए योग्यता की आवश्यकता होगी आपको BSc विथ फिजिक्स और मैथ। जिस लड़के ने BSc किससे की हुई है? फिजिक्स और मैथ से, वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 है, ये 2 प्रमोशन, यानी जो नॉर्मल भर्ती निकली है टेक्नीशियन ग्रेड 3, वो ग्रेड 2 और ग्रेड 1, यानी 2 पद ऊपर है। और एक वैकेंसी जो टेक्नीशियन की और है उसको बोलते हैं हम सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3। इसके लिए योग्यता आपको कितना होना चाहिए? 12th आपको फिजिक्स और मैथ, इन 2 सब्जेक्ट से आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आपके पास 12th पास इस आपने किया हुआ है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल पद के लिए। और ये तो मेरा पद यही था, मैंने इसी से अप्लाई किया हुआ था। पर BSc भी थी मेरे पास, उस समय ये वैकेंसी निकलती नहीं थी, डायरेक्ट ग्रेड 2 निकलती थी, वो BSc फर्स्ट ईयर मांगते थे उसमें। पर अभी क्या किया इन्होंने कि जो सिग्नल ग्रेड 1 डायरेक्ट वैकेंसी निकाली हो उसके लिए आपको BSc कंप्लीट होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथ, यही 2 सब्जेक्ट, यही वाले सब्जेक्टों से होना चाहिए। तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इन पदों के लिए? ये होना चाहिए जो नॉन ITI। बाकी ITI है तो ये सारे पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, फिटर जो भी हैं उनके लिए तो ये है ही है वैकेंसी। बाकी जो पद हैं, पर इनके लिए रिजर्व पद हैं, इसके लिए 1092 टोटल पद इसके इतने हैं। इतने पद आपके लिए हैं जो नॉन टेक्निकल मतलब ITI नहीं किए हुए हैं। और इसमें भी अलग अलग पद हैं, इसमें लगभग इसमें से समझ लो 1000 पद और होंगे, तो 2000 पद जैसे हैं जिन्होंने ITI नहीं की हो उन लोगों के लिए। बाकी जो BA किया हुआ है सिंपल या BCom किया उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है, यानी कंपटीशन आधा आपका यहीं हो गया। तो टेक्निकल वालों के लिए कंपटीशन यहीं आधा हो गया है। तो अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन के बाद एज लिमिट की। तो आपके पास एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो एज लिमिट जो है, इसमें 2 पद हैं। क्या है? सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 टेक्नीशियन, यानी इसको टेक्नीशियन ग्रेड 3 ही बोलेंगे, टेक्नीशियन हम इसको लिख देते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। तो इसकी एज लिमिट जो होगी, एज लिमिट इसमें 18 से 36 यानी 36 साल, 18 से 36 साल है। और इसकी एज लिमिट जो है 18 से 33 साल। अगर आपकी एज लिमिट इन दोनों के बीच है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में भर्ती होने के लिए। और इसके बावजूद भी अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो जो उसका एज रिलैक्सेशन है 5 साल, यानी इसमें 5 साल और जोड़ेंगे आप, यानी 41 ईयर्स। SC ST में अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अलग अलग मतलब लोगों के लिए, अगर आप रेलवे में ही भर्ती मतलब हुए पहले से ही ग्रुप D में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एज रिलैक्सेशन है कि उनके लिए 40 साल की एज लिमिट है, 43 साल ऐसा कुछ है एज लिमिट में, वो कंप्लीट हम पढ़ के बता देंगे। और भूतपूर्व सैनिक सभी के लिए
भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी एज लिमिट होती है। बहुत सारे हैं वो। जब आप इस नोटिफिकेशन को किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे आपको जाना है, क्या करना है, किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे, तो आरआरबी बहुत सारे हैं पूरी ऑल इंडिया रेलवे में, लगभग 20-21 आरआरबी हैं। तो उस पर आपको जाना है और इस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024 को डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है। तो उसमें कैसे, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसमें एज लिमिट ये हैं। अगर आपको डिटेल में और जानना है, अगर और जानना है तो आप कमेंट में कर दें, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एज लिमिट। अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो पद हैं टेक्नीशियन के, तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाना होगा। तो सपोज़ आरआरबी, आप जैसे आपका घर है यूपी में है, तो यूपी में आरआरबी कौन कौन से हैं, तो यूपी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद है, गोरखपुर है, और आपका दिल्ली है। दिल्ली भी पास में पड़ता है यूपी वालों के लिए, तो दिल्ली से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना कि पूरी रेल में जो आरआरबी हैं, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि आपने सोचा कि आप रहते हो एमपी में और आप अप्लाई करेंगे कहाँ से, इलाहाबाद से, तो आप उसके बाद दोबारा एमपी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, यानी जो भी एप्लीकेशन है वो दोनों निरस्त हो जाएंगे। तो 2 रेलवे बोर्ड से अप्लाई आपको नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान देना है कि 2 या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा रेलवे बोर्ड से अप्लाई नहीं करना है। सोच समझ के अप्लाई करना। और कोई भी लड़का कहीं का भी हो, पूरे भारत में रहने वाला, यानी जम्मू कश्मीर का लड़का चेन्नई से भी अप्लाई कर सकता है और चेन्नई का लड़का जम्मू कश्मीर रेलवे बोर्ड से अप्लाई कर सकता है। तो सोच समझ के बोर्ड का चयन करें कि आपको कहाँ नौकरी करनी है भविष्य में, उस हिसाब से आपको अपने घर के पास करना है। यार नौकरी ही पाना प्राथमिकता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ कि आप रहना कहाँ चाहते हैं फाइनली, तो उसके लिए आप उस हिसाब से अप्लाई करें। फिर भी वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि रेलवे की जो वैकेंसी हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ निकली हैं, किस बोर्ड से निकली हैं। तो वहाँ पे आपके चांस सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं, मतलब कम तैयारी में भी चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अप्लाई के लिए किसी भी रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के अपना एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवाना है। उस वेबसाइट पे अपना इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवाएं आप, उसके बाद फिर अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है इसके लिए। तो ऑनलाइन ही है, सारा सब कुछ ऑनलाइन ही है। फॉर्म भरना है, फॉर्म अपनी डिटेल्स जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी बेसिक डिटेल तो आपकी उनके पास हो गई। फिर आपकी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो वो आपको इस पर जो भी आपने किया है उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, फ़ोटो अपलोड कर देनी है और फीस भर देनी है। एक फ़ीस होती है निश्चित, वो आपको इसके लिए भर देनी है। ज़्यादा नहीं होती है, 100-200, वो मैंने देखी नहीं है, देख के बता दूंगा, 100 या 250 रुपये ऐसा कुछ होगा। तो वो आपको पे करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई जो एप्लीकेशन है अपनी सबमिट कर देना है, बस ये आपका एप्लीकेशन अप्लाई करना हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कॉल लेटर आपको पहले जो आते थे बाय पोस्ट, अब वो नहीं आएंगे। आपको कॉल लेटर आपको अपना डाउनलोड करना है। तो आपकी हमेशा रेलवे बोर्ड की जो वेबसाइट है आरआरबी की, क्या है, आरआरबी, जो भी आपने जिस आरआरबी से अप्लाई किया हुआ है उसको, जैसे कि हमने सपोज इलाहाबाद से किया है तो हम तो हम जो रेलवे बोर्ड की वेबसाइट है इलाहाबाद, जो भी आपने किया है उस पर हम बार बार क्लिक करके देखते रहेंगे कि हमारे जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है 2/2024 का कहीं प्रवेश पत्र तो नहीं आ गया है, कहीं डाल तो नहीं दिया साइट पे। तो वो जब भी डाल देंगे तो आप उसमें एक बेसिक डिटेल डालेंगे जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने एप्लीकेशन का वो डालेंगे, तो आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। वही आपका प्रिंट आउट लेके आपको परीक्षा में एग्जाम हॉल में देने जाना है। तो ये तो हुआ अप्लाई कर दिया आपने। अप्लाई इस प्रकार से आपको करना है, कहाँ, रेलवे
किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से। अब हम डिटेल में जानकारी देते हैं कि आरआरबी कितने हैं, कहाँ हैं और किस में आपके चांस ज़्यादा बन सकते हैं भर्ती होने के। तो देखिए, जैसे कि आरआरबी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी लगभग जिसमें निकली हैं वो है मुंबई। आरआरबी मुंबई से बहुत सारे पद निकले हैं, लगभग 1,500 पद हैं, 1200-1300 पद हैं। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमपी में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ क्या नाम है बिहार तरफ रहते हैं, यूपी तरफ रहते हैं तो चेन्नई कोलकाता आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी ज़्यादा पद निकले हुए हैं। इलाहाबाद से कर सकते हैं, गोरखपुर से भी कर सकते हैं, पटना से भी कर सकते हैं, मालदा टाउन से भी कर सकते हैं। तो ये आपके आसपास के ये आरआरबी हैं। और अगर आप राजस्थान में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं तो आपके पास आरआरबी अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आरआरबी अहमदाबाद जो है सबसे सिंपल होता है भर्ती होने के लिए। आरआरबी जो अहमदाबाद है, मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा अनुभव कहता है कि आरआरबी जो सबसे सिंपल है वो आरआरबी अहमदाबाद है, क्योंकि यहाँ जो लोकल लड़के हैं वो ज़्यादा उतनी तैयारी करते नहीं हैं। तो आप अपनी तैयारी करके आएँ और यहाँ से अगर जो अप्लाई करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। फिर आपके जैसे राजस्थान में रहते हैं तो आरआरबी अजमेर है, अजमेर से भी अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले आरआरबी भोपाल और आपका आरआरबी इलाहाबाद, दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार बिलासपुर भी है, रायपुर भी है और आपका भुवनेश्वर भी है, आपका चेन्नई भी है, बेंगलोर भी है और तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से ये सारे आरआरबी हैं लगभग। और जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है और चंडीगढ़। तो इतने लगभग पूरी लिस्ट है वो, तो आप इस नोटिफिकेशन में देखना। तो सारे आरआरबी आपको कौन सा पास में लगता है अपने, कि यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा गांव घर है, वहाँ पे हमको ये जॉब मिल जाएगी तो टेक्नीशियन की। तो ये इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई कर दिया है तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमने आपको बता ही दिया था कि जो सिग्नल का ग्रेड 1 पद निकला हुआ है इस वैकेंसी में, वो उसके लिए आपको बीएससी फिजिक्स और मैथ्स से होना है। और दूसरे टेक्नीशियन के लिए आपको आईटीआई, और जो सिग्नल का ग्रेड 3 है उसके लिए आपको आईटीआई और प्लस क्या चाहिए, अगर है और तो आपको 12th में मैथ और फिजिक्स भी होगा तो भी आपको चलेगा। तो ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब अप्लाई करने के बाद आपको इसमें तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सिलेक्शन के लिए आपको जो है इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, बहुत टफ हो जाता है। पर टेक्निकल में यही फ़ायदा है कि इसमें जो सिलेक्शन के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है, तो सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका, वो भी होगा 100 नंबर का। टोटल उसमें 100 नंबर होंगे, 100 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और उन क्वेश्चंस के लिए आपको, अगर आपने इन 100 क्वेश्चन में से जो गलत क्वेश्चन पे टिक किया ना किसी पे भी, तो 1/3 आपका कट जाएगा। यानी एक क्वेश्चन आपने सही किया, इसके मार्क 3 हैं आपको सपोज, तो इसके लिए एक के लिए 3 मिला, अगर आपने एक गलत कर दिया तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो आपके टोटल 2 मार्क्स बचेंगे। तो प्लीज़, सफलता का एक मंत्र हम आपको बताते हैं एग्ज़ाम का, कि आपको कभी भी तुक्का नहीं मानना है एग्ज़ाम हॉल में। जितने सही आते हैं उतने ही करना है। आपको 100 में से 60 भी आए, 60 ही सही करना है। मेरा विश्वास मानो कि अगर आपने 60-70 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। कई लड़के ऐसा करते हैं, मैंने 90 बनाए, 80 बनाए, किसी को बोलते 95 बनाए, उनका सिलेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने 25 तो गलत कर दिए हैं। तो जब आपने 80 बनाए हैं, 90 बनाए हैं और 25 गलत कर दिए, तो बताइए आपके कितने, 65। और 65 में से फिर 25 के नंबर और कट जाएंगे, तो आपके बचे कितने हैं, 55। 10 तो ऐसे ही चलेगा ना आपके, 1/3 25 का लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, तो आपके 57 पे बचे। जिसने 60 सही किए हों उसके चांस हो गए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में प्लीज़ ध्यान दें इस बात का कि आपको तुक्का नहीं मानना है। तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, और लगभग पेपर सेम ही आएगा सभी का,
सिर्फ सिग्नल का जो ग्रेड 1 का है उसका थोड़ा अलग आ सकता है, बाकी इनका सेम आएगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग, क्या करना है, किसके, रीजनिंग के, रीजनिंग तैयार करना है। आप रीजनिंग की तैयारी करो बिल्कुल। इसके लिए रीजनिंग की तैयारी करने के बाद 25 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ, जैसे कि बोलते हैं ना एज रिलेटेड, एवरेज, परसेंटेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने अर्थमेटिक मैथ की तैयारी करना है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उनको तो वो ये पता होगा। फिर आपके 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट यानी साइंस से आएंगे। टेक्नीशियन में साइंस ही होती है, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी 12th रिलेटेड, 12th या 10th की जो साइंस है उसमें से ही आएंगे। और आपकी जो ITI है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो 40 क्वेश्चन लमसम आएंगे। तो वो और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, इसकी ऐसे आपको तैयारी करनी है, सुनियोजित तैयारी करनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे और तैयारी अपनी करेंगे और पेपर को अच्छी तरीके से देंगे और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे कि गलत क्वेश्चन को हमें टच नहीं करना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले एक नज़र में आ रहा है उसको हमें टिक करते हुए चले जाना है, समय बर्बाद नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका, इस हिसाब से तैयारी आपको करना है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन। तो आपको जब ये फर्स्ट पेपर आप पास कर लोगे, फर्स्ट पेपर पास करने के बाद आपका सिलेक्शन जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें रिजल्ट आ गया तो आपका सिलेक्शन समझो कंप्लीट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉल लेटर आएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको ज्वाइन करवाएंगे और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो गया है इन पदों के लिए, तो ट्रेनिंग कैसी होगी और आपको कौन सा पद मिलेगा रेलवे में, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि आप जो नौकरी करने जा रहे हैं वो है कैसी, उसके विषय में पता नहीं है तो आपने फिर अप्लाई कैसे कर दिया, काम कैसा होता है, भर्ती तो हो गए पर नौकरी है कैसी, पैसे कितने मिलते हैं, तो ये सारी जानकारी भी हम आपको देते हैं। तो सपोज करो कि आप जो इसका पहला पद है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो वो नौकरी जो होती है उसमें आपको सिग्नल का मेंटेनेंस करना है। सिग्नल देना नहीं है, सिग्नल देने का काम रेलवे में स्टेशन मास्टर का होता है, वो नॉन टेक्निकल पद है। पर टेक्निकल में आपको सिग्नल को सुधारना है, सुधारने जाना है साइड पे, कमरे में बैठ के जॉब नहीं करना है। क्या नहीं करना है, एक कमरे में बैठ के सिग्नल नहीं देना है, एक पैनल होता है उससे सिग्नल दिया जाता है, वो नहीं करना है। आपको साइड पे जाना है, जहाँ पे सिग्नल ख़राब हो जाएगा उसका मेंटेनेंस करना है आपको। तो उसका एक टेक्निकल का पद है, जो सिग्नल और जो सिग्नल के इक्विपमेंट साइड में लगे हुए हैं यार्ड में, उनको सही उनका रख रखाव करना है। अगर वो ख़राब हो गए तो उनको सही करना है और मेंटेनेंस करके रखना है, ये काम है आपका। तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी आप कर पाएंगे। वो सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसकी। फिर बात करते हैं कि दूसरा जो पद है सिग्नल का ग्रेड 3, वो भी सेम है, सेम काम ही करना है दोनों को, बस उनकी जो पेमेंट में अंतर है। तो जो सिग्नल ग्रेड 1 जो मेंटेनर है उसकी पेमेंट जो है लगभग बेसिक उसमें 29,000 कुछ 200 ऐसा कुछ है, और उसका लमसम जो अमाउंट शुरुआत में अभी के हिसाब से जो हम बता रहे हैं, अभी रेलवे में जो पेमेंट बनेगी आपकी लगभग 44 से 45,000 पूरी बनेगी। उसमें कट पिट के आपके हाथ में 5,000 जैसा कट जाएगा, तो भी आपके हाथ में 40,000 इनिशियल आएगा। और दूसरा जो ग्रेड 3 का है उसका बेसिक जो है इनिशियल, उसकी जो पेमेंट है 21,000 समथिंग है। कितनी है बेसिक? 21,000। तो आपके टोटल जो लमसम अमाउंट बनेगा वो 31-32,000 बनेगा, और आपके हाथ में कट पिट के 27 से 28,000 इनिशियल पेमेंट आपके हाथ में आएगी। पर अप्रेंटिस में शुरुआत में आपको सिर्फ बेसिक आपको दी जाएगी, जो भी आपकी बेसिक है, जैसे कि 29,000 है या इसकी जो है, तो आपको वो बेसिक ही दी जाएगी। तो वो बेसिक और डीए मिला के आपका लमसम 27 से 28,000 वो भी उतना ही पड़ेगा, कटेगा कुछ नहीं, सिर्फ उतना ही पड़ेगा। और इनका भी वही लगभग 40,000 हाथ में आ जाता है अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े दिन पहले भर्ती हुए तो तब नहीं आता है इतना, पर अभी एक ऐसा रूल आया है जिसके हिसाब से आपके हाथ में इतना आएगा। तो ये तो हुई पेमेंट की बात। अब रहा काम अन्य टेक्नीशियनों का। जो अन्य टेक्नीशियन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं, कोई जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और जैसे डीजल मैकेनिक हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं। तो उनके काम कैसे होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ट्रेन में इलेक्ट्रिक, जैसे फैन लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगे रहते हैं,
ट्रेन में अलग उनको मेंटेनेंस करना होता है। एक होता है यार्ड में मेंटेनेंस करना टेक्नीशियन का, जैसे कि अब घरों की लाइट का इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना, घरों की लाइट का मेंटेनेंस करना है। जैसे रेलवे कॉलोनियाँ होती ना, उसमें किसी का बल्ब फ्यूज़ हो गया या किसी का पंखा ख़राब हो गया या रेलवे कॉलोनी की लाइट में जो प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारे काम उनको करना होता है यानी रेलवे में। और क्या होते हैं, और होते हैं आपके कारखाने, जैसे कि इंजन, जहाँ पे रेलवे का इंजन रिपेयर होता है इलेक्ट्रिकल का, तो वहाँ पे भी आपको लगाया जा सकता है, वहाँ पे भी आपको काम करना होता है। तो इस प्रकार से ये टेक्नीशियनों के काम होते हैं, आपको ये करना होता है रेलवे में। अगर आपको ये अच्छा लगता है आपके हिसाब से, तो आप इसकी तैयारी करें और इसके लिए अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद इस जो हमने बताई है कि पेपर की तैयारी इस हिसाब से करें, क्या क्या पढ़ना है, पढ़ के आप इसमें सिलेक्शन करवा सकते हैं और इसको पा सकते हैं। देखो, अगर आप फालतू बैठे हैं, जॉब नहीं है आपके पास, बेरोजगार बैठे हैं, तो आप पहले जॉब पाएँ, फिर उसके बाद अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो उसके बाद सोचें। पहले पैसे आएंगे तभी आप सोच पाएंगे, दिमाग आपका तभी चलेगा आगे के लिए जब आपके पास पैसे आते हैं। हम भी पहले ऐसे ही आए थे, टेक्नीशियन में आए थे, हमको लगा कि टेक्नीशियन मतलब इतना तो है कि पैसा दे रहा है पर अच्छा नहीं है आगे के लिए, तो फिर हमने उसको और तैयारी करके, पैसे तो हैं ही, तो फिर बुक्स खरीदी, तैयारी की, समय निकाला, थोड़ी मेहनत और करके थोड़ा और अच्छा पद पा लिया। अगर आप शुरू से ही अच्छा पद पाना चाहते हैं तो आप इन जॉब में नहीं आ सकते हैं, कुछ और अच्छा देख लें भाई। जो टेक्निकल हैं उनके लिए ही ये जॉब है, इसलिए तो टेक्निकल है अगर आप हैं वास्तव में और टेक्निकल ही काम करना चाहते हैं तो ही इसमें आएँ। और एक बात और, ये टेक्नीशियन के जो पद हैं इसमें ड्राइवर का पद नहीं है। ड्राइवर जो लोको ड्राइवर होते ना रेलवे के, वो अलग होती है वैकेंसी, वो ये नहीं है, तो उनकी वैकेंसी अलग से निकलती है। वो भी टेक्निकल ITI मांगा जाता है उनमें, पर ये अलग है, इनसे काम कराया जाता है इधर, वो टेक्निकल अलग है और उसके ग्रेड जो हैं, पेमेंट जो है, काम जो है वो बिल्कुल अलग है। तो टेक्निकल आप डिसाइड कर लो कि आपको ड्राइवर में जाना है कि इसमें जाना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें अप्लाई करके फिर फंस जाएं, आप फिर ड्राइवर में मतलब अप्लाई ना कर सकें, क्योंकि उनका ग्रेड पे इनिशियल सेम ही होता है पर उसकी पेमेंट जो है इन टेक्निकल पदों से ज़्यादा होती है, यानी 30% ज़्यादा समझो आप, 30 यानी 50% समझो, 1.5 गुना जैसी होती है। जैसे कि आपके इनिशियल जो टेक्निकल है उसमें 30,000 मिल रही है, तो उसकी 1.5 गुना यानी इनिशियल 45,000 ड्राइवर में मिलेगी। 45 से 50,000 भी बन सकता है, क्योंकि उनका रनिंग अलाउंस होता है, वो कितना महीने में चलते हैं ऑन ट्रेन, उसके हिसाब से वो बनता है। तो उसी हिसाब से आप अप्लाई करें रेलवे में। और रेलवे में कई पद ऐसे होते हैं कि जो आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस पे जानकारी, कि आपको भर्ती होने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उसमें काम कैसा है। तो रेलवे 24 घंटे चलने वाला एक डिपार्टमेंट है। हो सकता है कि आप राउंड ऑफ ड्यूटी में आ जाएं, मतलब रात को भी ड्यूटी करना है, फिर 7 दिन बाद आपको दोपहर में ड्यूटी करना है, फिर 7 दिन बाद आपको सुबह में मॉर्निंग में आके भी ड्यूटी आपको करना है। तो ऐसा रोटेट होता रहता है। और कई पद टेक्नीशियन में ऐसे भी हैं जो कारखाने में हैं, जो सिर्फ सुबह आओ और शाम को जाओ, वो भी हैं। और सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है, कईयों में संडे होता है, कईयों में सैटरडे संडे भी मिल जाता है आपको, सैटरडे हाफ होता है, इस प्रकार से। तो आप इनके लिए ये जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है इसके थ्रू आप पूरी डिटेल आपने देखिए और उसमें अप्लाई करिए। और जो डिटेल्स हैं अगर आप चाहते हैं हमसे कुछ पूछना है इसके विषय में, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तैयारी करें और अपने लिए जो है जो करियर है, एक पद अपने नौकरी का, वो सुनिश्चित करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विशेष जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।